हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जून 2023 अटेम्प्ट सीएमए फाउंडेशन का, न्यू सिलेबस का, उस न्यू सिलेबस के अंदर जो आप लोगों का एग्ज़ाम का पेपर रहा वो कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताएं। और इस पेपर के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों का सॉल्यूशन है वो हम एक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कवर करने वाला हूं आपके 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और उन 50 क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियोस। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख करके ये बात बताएं कि कितना पार्ट आपका सही रहा, क्या आप स्कोर करने वाले हैं, और इसके अलावा आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। चलिए, तो अब हम इस अपने सॉल्यूशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो लेक्चर को, जिसके थ्रू हम अपने सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जानेंगे। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को आपको करवाना, उसको देखते जाएंगे और अपने आंसर को मैच करते जाएंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ 2 पर्सन इन अ फैक्ट्री आर इन द रेशियो 5:7। इफ द सेकंड पर्सन रिसीव 12,000 मोर देन द फर्स्ट, देन द सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन की क्या होगी, ये आपको बताना है। तो क्या बात बोली गई है कि साहब दो सैलरी ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है जिनकी सैलरी का रेशियो 5:7 है। इफ द सेकंड पर्सन रिसीव 12,000 मोर देन द फर्स्ट। सपोज मैंने बोला फर्स्ट पर्सन, सपोज मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पर्सन को एक्स सैलरी मिलती है, तो सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से 12,000 रुपए की सैलरी ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब ये हो गया, क्या बोला मैंने कि फर्स्ट सेकंड पर्सन रिसीव 12,000 मोर देन द फर्स्ट। तो फर्स्ट को अगर एक्स मिलता है तो सेकंड पर्सन को 12,000 रुपए ज़्यादा मिलते हैं, देन द सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन। और दोनों सैलरी के बीच का रेशियो आपको 5:7 दे रखा है। तो देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट कर दी कि दोनों पर्सन की सैलरी का रेशो जो है वो 5:7 दे रखा है, और इनका रेशो बराबर होगा x अपॉन x प्लस 12,000 की वैल्यू के। तो एक इक्वेशन क्रिएट करके अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, प्लस 5 को 12,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 60,000। इसी प्रकार से 5x को इधर माइनस से आप लेकर के आएंगे तो ये बचेगा 2x, और इधर बचा 60,000। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 30,000। लेकिन निकालना आपको किसकी सैलरी है, सेकंड पर्सन की सैलरी निकालना है। अगर आप यहाँ पे देखें, देन द सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था। कई बच्चों ने जवाब 30,000 रुपये इसका आंसर सही टिक किया होगा। अगर किया है तो आपका गलत है, और ऐसा नहीं दे रखा है हालांकि ऑप्शन में। तो सेकंड पर्सन की सैलरी कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो गई 30,000 और प्लस 12,000, तो 42,000 आपका सही आंसर है। मींस सेकंड पर्सन की जो सैलरी है वो आप कितनी कंसीडर करेंगे, 42,000 की वैल्यू कंसीडर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर कितना हो गया 42,000, ये वैल्यू आपकी क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो क्या बोलता है, द इनकम टैक्स वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ऑफ द इनकम ऑफ अ मैन over amount to 5,000. Find how much a man has to pay under this system whose income is 5 lakh and on an income 6 lakh it amounts to rupees 5,000. Find how much a man has to pay under this system whose income is 8 lakh. देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मैं बता दूं ये चैप्टर कौन से चैप्टर से है। ये रेशियो प्रपोर्शन ऑफ वेरिएशन में वेरिएशन चैप्टर से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल, देखें ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इनकम टैक्स वेरी करता है एज द स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ मैन ओवर अमाउंट टू रुपीज, ये 5,000 नहीं है, ये ओवर अमाउंट टू रुपीज 5 लाख है। फाइंड हाउ मच अ मैन हैज टू पे अंडर दिस सिस्टम हुज इनकम 5 लाख एंड ऑन एन इनकम रुपीज 6 लाख। देखो किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से 6 लाख हो गई, तो एडिशनल चेंज कितना आया, तो आप बोलेंगे सर 1 लाख का चेंज आया, और एडिशनल चेंज आने की वजह से उसको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है 5,000 रुपए। अब पहली लाइन को दोबारा पढ़ो, इनकम टैक्स वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा, एज अ स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम। तो यानी कि पहले इनकम क्या थी, सुनना ध्यान से, पहले इनकम थी आपकी 5 लाख, फिर इनकम आपकी कितनी हो गई 6 लाख, तो ये वेरी कितना कर रहा है, तो आप बोलेंगे 1 लाख, ठीक है। तो ये बोलता है स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ऑफ इनकम, तो इस एक्सेस इनकम का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, तो 1 लाख स्क्वायर पर
आप जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स कितना पे कर रहे हैं, हाउ मच मैन हैज टू पे अंडर दिस सिस्टम, 5,000 रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस सिस्टम पर आप जो है 5,000 रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं। अब आगे की बात सुने आप, आगे की बात बोलता है फाइंड हाउ मच अ मैन हैज टू पे अंडर दिस सिस्टम, कितना टैक्स उसको पे करना चाहिए, हुज इनकम इज रुपीज 8 लाख। अगर उसकी इनकम 8 लाख हो जाती है तो उसको कितना पे करना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर 5 लाख की इनकम उसकी बढ़ करके कितनी हो जाए, 8 लाख रुपए की इनकम हो जाए, तो चेंज कितना आ रहा है, तो चेंज आप बोलेंगे सर 3 लाख रुपए का आ रहा है, और इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो देखो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूं, 3 लाख रुपए को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो 3 लाख रुपए को क्या मैं 3 इंटू 1 लाख लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख का स्क्वायर है तो इसको 3 इंटू 1 लाख का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 9, और 1 लाख का स्क्वायर आप जो है एज इट इज लिख दें यहां पर, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, और 1 लाख का स्क्वायर आप एज इट इज लिख दें। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 9 मल्टीप्लाई 1 लाख के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 5,000 के। तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। तो इसका मतलब 45,000 आपका सही जवाब होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो बी ऑप्शन जो आपका 45,000 है ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल रेशियो से हो गया, दूसरा वेरिएशन से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है रोप ऑफ लेंथ 480 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट हुज लेंथ आर प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शन का सवाल हो गया, 2, 5, 6, 7 एंड द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम पार्ट कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम पार्ट लेंथ का कितना होगा, तो इस रेशियो में सबसे ज्यादा किसका पार्ट है, 7 पार्ट है। तो आप सिंपल काम पता है क्या करें, आप सिंपल काम क्या करेंगे, आपने इसको रेशियो में बांट लो बस। तो देखो 5 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 6 12, 12 और 7 कितने हो गए, 12 और 7 कितने हो गए 19। तो 7/19 वाला पार्ट जो 480 के अंदर है वो निकाल लो। तो 418 में 7/90 वाला जो पार्ट है वो आप निकाल लेंगे। तो मैंने देखिए निकाला 480 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 19, एक मिनट, 2 + 5 + 6 + 7, सॉरी ये जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 20 आपका, ये टोटल आपका 20 आ रहा है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 20 वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिएगा 480 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 20, तो ये आपके पास आ रहा है 168। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 168। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 168 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट और सही आंसर बोला जाएगा। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई, अब आगे की बात देखेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोलता है, व्हाट सम ऑफ मनी। मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि जब भी सम ऑफ मनी की बात करें इसका मतलब वो प्रिंसिपल मनी की बात कर रहा है, तो सम ऑफ मनी को हमको प्रिंसिपल मनी मानना है। विल यील्ड बन जाएगा 1407 रुपए, एज इंटरेस्ट बन जाएगा इन 1.5 ईयर एट 14% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम की रेट से। तो आपको बताना है वो सम ऑफ मनी क्या होगी। चलिए देखेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बात बोली आपके सामने, प्रिंसिपल मनी नहीं पता उसको आपने एक्स मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 14%, और टाइम आपको दे रखा है 1.5 ईयर्स, और जो सिंपल इंटरेस्ट आपका बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 1407 रुपए का। हाँ जी, तो अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1407, प्रिंसिपल वैल्यू को x मान लिया, रेट को 14% मान लिया, और टाइम को 1.5 मान लिया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1407 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 14 इंटू 1.5 को डिवाइड लगा देंगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ जी, चलिए देखेंगे अब। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या काम किया, 14 इंटू 1.5 और इस वैल्यू को डिवाइड लगाएंगे 1460 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 21। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 6700। तो x की वैल्यू 6700 का मतलब प्रिंसिपल मनी जो है वो आपकी कितनी हो गई 6700 रुपए की हो गई, ये आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए ये मेरी बात आपको क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a sum of money become 3364 at 16% compounded annually for 2 years, the sum of money क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a sum of money become 3364, यानी कि अमाउंट में कन्वर्ट हो रही है, प्रिंसिपल मनी आपको नहीं पता,
अमाउंट है 3364 एट 16% कंपाउंडेड एनुअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 16% पर एनम, और टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स। टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स, और द सम ऑफ मनी आपसे पूछ रहा है, मतलब आपको ये निकाल करके बताने हैं। चलिए, कंपाउंडेड एनुअली आपको दे रखा है, तो कंपाउंडेड के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि आप लिख लें कि हाफ ईयरली है, कि क्वार्टरली है, कि आपके मंथली है, कि एनुअली है। क्योंकि एनुअली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला निकालने का क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो प्रिंसिपल मनी आपको नहीं पता है, अमाउंट आपको पता है 3364, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 16%, टाइम आपको पता है 2 साल। तो 100 वन 100 प्लस 16 116 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 1.16 की होल पावर 2। अब 1.16 का होल पावर आपने क्या किया 2, और इस वैल्यू को आपने डिवाइड दे दिया 3364 से। तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 रुपए की आ जाएगी। ये प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास जो है वो 2500 रुपए की आ गई। चलिए इसको चेक कर लेंगे, आपका आंसर ये सही है। तो इस सवाल के अंदर जो आपका सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन पर। हाँ जी, 6th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। ए बी सी आर इन एपी सीरीज, देन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू। आपको बोल रहा है ए बी सी, ये आपको एपी सीरीज में दे रखे हैं। अच्छा, एपी सीरीज का मतलब क्या होता है आपको पता है साहब? एपी सीरीज का मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं तो ये बराबर किसके होगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करूं इसके। सेकेंड टर्म आपको दे रखा है बी, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है ए, थर्ड टर्म आपको दे रखा है सी, और सेकेंड टर्म आपको दे रखा है बी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ही रहा है कि ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी किसके बराबर होगा। तो देखिएगा, ए माइनस बी आपको निकालना है। क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए, इसमें से क्या करा मैंने, माइनस कॉमन निकाला तो ये बचा ए माइनस बी, और इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा, बी माइनस का सी। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी डिवाइड में आ जाएगा, तो ए माइनस बी को डिवाइड किससे दिया, बी माइनस सी से। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं बची, तो प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस साइन कट चुके हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। तो इसका मतलब 6th क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसका मतलब 6th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आपको मेरी क्लियर होनी चाहिए। चलिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, देखें क्या बोलता है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज, ये मैं लगवाता भी जाता हूं, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखिएगा, हाउ मेनी टर्म ऑफ अ सीरीज 1 3 9 27 3 2 8 0 तक अगर ये जा रहा है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये आपको बताना है। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सीरीज आपको दे रखी है 1 3 9 27, तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, और हाउ मेनी टर्म, जितनी भी nth टर्म की बात कर रहा है उसका सम आपको दे रखा है 3280। 3280 आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आप ये सीरीज को देख करके ये पहचान करो कि एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज है। तो बच्चों आपको पता है कि साहब एपी सीरीज का मतलब होता है दो टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर होता है, जबकि जीपी सीरीज में दो टर्म के बीच का रेशियो बराबर होता है। इसका मतलब अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड दो तो भी 3 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड दो तो भी 3 आएगा, 27 को 9 से डिवाइड दो तो भी 3 आएगा। मतलब रेशियो क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये सीरीज कौन सी हो गई, जीपी सीरीज हो गई। कौन सी सीरीज हो गई, जीपी सीरीज हो गई, ठीक है ना। चलो अब देखिएगा, जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो सम ऑफ द nth टर्म इन जीपी सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, बस इसमें वैल्यू रख देंगे आप। तो फर्स्ट टर्म हो गई 1, आर का मतलब हो गया 3 की पावर n आपको निकालना है माइनस 1 अपॉन आर का मतलब हो गया 3 माइनस 1, और सम ऑफ द nth टर्म आपको दे रखा है 3280। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो ये 3 माइनस 1 कह रहा 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 6560। यहाँ पर बचा 3 की पावर n माइनस का 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, माइनस 1 को इधर प्लस से लेके आ गया मैं, तो 6561 इक्वल टू 3 की पावर क्या हो गया, n हो गया। अब 6561 को 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं, उसके लिए बेटा आपको क्या करना था, एलसीएम करना था। तो 6561 का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है उस बात को समझना। 6561 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2187। फिर अगेन इसको आप 3 से डिवाइड देंगे, फिर अगर अगेन आप इसको जो है 3 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 729। फिर अगेन आप इसको 3 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 243। फिर 3 से डिवाइड देंगे तो, फिर 3 से डिवाइड देंगे तो ये आपके पास इसका एलसीएम होकर के आ गया। तो 3 की कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसको मैं 3 की पावर 8 बोल सकता हूँ, इसको 3 की पावर n बोल सकता हूँ। बेस इक्वल पावर इक्वल, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 8 आ गई। ये बात आपको मेरी क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्लियर हो गई बात। इसका जो सही आंसर है वो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आपका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, 8th क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। हाँ जी, अब मैं 8th क्वेश्चन पे आगे बात कर रहा हूँ, देखेंगे। अ कार टेक 5 hours टू ट्रेवल 100 किलोमीटर, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस 90 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। देखो सबसे पहले एक कार है जो 5 hours का टाइम लेती है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड आपको नहीं पता, स्पीड आपको निकालनी है। तो बेटा आपको पता है कि स्पीड बराबर जो है वो होती है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस बेटा आपको दे रखा है कितना, 100 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है 5 hours। तो 100 को अगर आप 5 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको निकल के आ जाएगी। अब आगे की बात देखेंगे। हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस 90 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। स्पीड आपको यही दे रखी है, डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, स्पीड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के लिए। स्पीड हो गया 20 और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 90 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दे रखा है 90 किलोमीटर। तो इस टाइम आपके पास आ जाएगा सॉरी, टाइम जो है, टाइम आपका कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो डिस्टेंस आपको जो है वो दे रखा है कितना, 90 किलोमीटर, और स्पीड आपको दे रखी है 20। तो 90 को अगर आप 20 से डिवाइड देते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.5। तो टाइम हो गया आपके पास 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 4.5 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं अब। हाँ जी, अब आते हैं अपन 9th क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा। हाँ जी, 9th क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको दे रखा है 9 इंटू 81 की पावर x, 9 इंटू 81 की पावर x इक्वल टू 1/27 की पावर 1/27 की पावर x माइनस का 3। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालनी है, x की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए देखें कैसे करेंगे सॉल्यूशन पार्ट। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझना आप। देखिए मैंने इसको लिखा 1/27 की पावर x मल्टीप्लाई 27 की पावर माइनस का 3। क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस वैल्यू बराबर है, पावर आपस में ऐड करके दे सकते हैं, पावर आपस में ऐड करके लिखिए तो इसको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। 9 इंटू 81 की पावर x तो आपके पास है ही। फिर मैंने इसको लिखा 27 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको देखना आप। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल पावर x। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3x मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर माइनस का 3। तो ये हो गया 3 की पावर माइनस का 9। अच्छा, इधर आपके पास जो है 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 81 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 मीन्स 3 की पावर 4।
तो इसको 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 4x मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लें, कैसे करेंगे देखिएगा। ये 3 की पावर माइनस का 9 है, रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाएंगे, पावर में साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर बचा 3 की पावर 3x, यहाँ पर आपके पास बचा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4x मल्टीप्लाई 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर 9। अब 3 की पावर जो 2 है इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई में बेस वैल्यू बराबर पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 4x प्लस 7x कितना हो गया, 3x कितना हो गया 7x, और 3 की पावर 9 को 3 की पावर 2 से डिवाइड लगा दिया, तो ये आपके पास 9 और 2 को हटाया तो कितना बचा 7, तो 3 की पावर 7 और इधर बचा 3 की पावर 7x। बेस इक्वल पावर इक्वल मीन 7x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आपका आंसर सही क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर लेंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने सब ये पढ़ रखा है, कर रखा है, तो हम लोग केवल आंसर मैच करेंगे और करने का तरीका देखेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको क्या बोल रहा है कि इफ सेट ए हैज 2 एलिमेंट, सेट बी हैज 4 एलिमेंट एंड ए सबसेट है बी का, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो देखो ए सेट में 2 एलिमेंट है, बी सेट में बेटा 4 एलिमेंट हैं, और ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के पास जो 2 एलिमेंट हैं वो सेम एलिमेंट बी के पास भी है, ठीक है ना, तभी तो सबसेट बना। ठीक है साहब, अब ये बोलता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, तो इसका सही जो जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। इफ ए सेट में पी क्यू आर एस टी है, बी सेट में आपको दे रखा है बी माइनस ए आपको निकालना है। चलिए इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो दे रखा है आपको 11। हाँ जी, ए सेट क्या दे रखा है, देखो ए सेट दे रखा है पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी, और बी सेट आपको दे रखा है, बी सेट आपको दे रखा है एस टी एल और पी एम, और आपको दे रखा है पी एम, तो b माइनस ए क्या होगा, तो आपको b माइनस ए निकालना है। देखो b माइनस ए का मतलब क्या होता है कि b सेट में ऐसे कॉमन एलिमेंट जो a के पास भी हैं वो हटा दो बस। तो देखो b सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है ना, अब कॉमन एलिमेंट छाटो जो a के पास भी हैं, तो p a के पास भी है हटा दो, q a के पास भी है नहीं है, अच्छा आर है क्या इसके अंदर, आर भी नहीं है, एस है क्या, एस है हटा दो, टी है क्या, टी भी इसमें है हटा दो, तो बचा क्या इसके पास, बी के पास, बी के पास बचा एल और एम, तो बी में से ए को माइनस करना है, तो बी के पास क्या बचा, बी के पास बचा एल और एम, तो बी के पास बचा एल और एम, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या बात बोलता है, देखेंगे अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 है लॉग बेस में 3 नंबर x, तो लॉग बेस में x नंबर 3 प्लस लॉग बेस में x 9, लॉग बेस में x 9 प्लस लॉग बेस में x नंबर 729 इक्वल टू आपको दे रखी है वैल्यू 9 के बराबर। ठीक है साहब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए सॉल्व देखें कैसे करना है, सॉल्यूशन पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो तीनों वैल्यूज हैं वो 3 के मल्टीपल में दे रखी है, तो आपको बेस वैल्यू को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आपको करना था। कैसे करना है, देखो लॉग बेस में x नंबर 3 प्लस लॉग बेस में x, इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस लॉग बेस में x 729 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 729 के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 6 1, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसका मतलब आप इसको 729 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की पावर 6 लिख सकता हूं मैं, और इक्वल टू 9 के बराबर है।
अब आगे की बात देखते हैं। अब देखिए मैंने क्या करा, नंबर की पावर आगे मल्टीप्लाई से आ जाएगी, तो इसको लिखा मैंने log x बेस में नंबर 3 प्लस 2 आगे मल्टीप्लाई से आ गया, log बेस में x नंबर 3 प्लस 6 आगे मल्टीप्लाई से आ गया, तो log बेस में x नंबर 3 इक्वल टू 9। हाँ जी, अब log बेस में x नंबर 3 जो है मैंने कॉमन निकाल लिया, log बेस में x नंबर 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 6 और इधर आपके पास बचा 9। तो मैंने क्या करा, देखो log बेस में x नंबर 3 बेस में x नंबर 3 बेस में x नंबर 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 1 2 और यहाँ पर बचा 6। चलिए अब आगे की बात समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बात लिखी, log बेस में x नंबर 3, 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया 9, और इधर भी क्या बचा 9, तो 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 1 बचेगा, मींस log बेस में x नंबर 3 इक्वल टू क्या बचा 1। अब हालांकि डायरेक्ट आइडेंटिटी भी है, पर अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी ना लगा करके आप इसको नॉर्मल तरीके से करें तो कैसे करेंगे समझना। देखो मैंने इसको कैसे लिखा, log बेस में x नंबर 3 है, क्योंकि बेस वैल्यू काटनी है तो यहाँ पर मैंने 1 की जगह log बेस x नंबर x लिख दिया। सुनना ध्यान से, देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि साहब log में बेस वैल्यू नंबर वैल्यू अगर बराबर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। तो मैंने क्या करा, बेस में x नंबर x रख दिया, किसकी जगह पर 1 की जगह पर। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, log बेस में x log बेस में x कट जाएगा, तो log बेस x कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यही आपको सॉल्व करके बताना था। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, तो इस प्रकार से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये आपको दे रखा है, थोड़ा सा विजिबल प्रॉपर नहीं हो रहा मुझे, ये आपको दे रखा है NP5। हाँ जी, NP5 बराबर किसके है 20 के, मल्टीप्लाई NP3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n आपको निकालना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपको करके बताना है। चलिए देखेंगे अब, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन समझते हैं। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस का 5 बराबर है 20 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 के। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, अब फैक्टोरियल n माइनस 3 जो है इधर मल्टीप्लाई से आ जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई ये फैक्टोरियल n माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई से आ जाएगा। अब n माइनस 3 को अगर मैं ओपन करूं तो n माइनस 3, एक माइनस करोगे तो n माइनस 4, एक और माइनस करोगे तो फैक्टोरियल में n माइनस 5 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 5। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर n माइनस 3 मल्टीप्लाई n माइनस का 4 इक्वल टू 20। अब मैंने बताया आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताइए। जनरल तौर पे बच्चा इसके केस में क्या करता है, बच्चा क्या करता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता है, फिर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, इक्वेशन को सॉल्व करता है, टाइम लगता है। तो इस टाइम को बचाने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर कोई भी सपोज एक वैल्यू अज्यूम करो, सपोज मैंने 6 वैल्यू अज्यूम करी, तो 6 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 3, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 2। तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज जो भी आएंगी, सपोज दो वैल्यूज जो भी आई वो क्या आई, कॉन्स्टेंटली आई, मतलब सीक्वेंस में आई। तो इसका मतलब क्या, इस 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले वाली वैल्यू ज़्यादा है, दूसरी वाली वैल्यू कम है, तो इसका मतलब इसके मैं ऐसे मल्टीपल ढूंढूं जिसका मल्टीपल 20 के बराबर हो, जैसे 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि 5 4 से 20, लेकिन एक वैल्यू ज़्यादा एक वैल्यू कम, एक ज़्यादा एक कम, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है n माइनस 3 n माइनस 4। अब आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है, इसकी देखनी है, तो देख लो n माइनस 3 को अगर 5 के बराबर माना जाए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और 3 8। इसी प्रकार से n माइनस 4 को अगर 4 के बराबर माना जाए तो n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8। तो n की वैल्यू आपके पास दोनों वक्त पे कितनी आ रही है 8 आ रही है, मतलब n की वैल्यू कितनी सही है 8 आपकी एकदम करेक्ट है। तो n की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो n की वैल्यू आपकी जो है सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 8 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए मेरी बात आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर कोई भी बात आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है तो आप लिख करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन की विजिबिलिटी भी मैं एक बार नहीं प्रॉपर है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था ये। हाँ जी, तो आपके पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 CR
बराबर है 22 CR 2R प्लस 1, और फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना क्या है, RC4 आपको निकालना है, ठीक है ना, RC4 आपको निकालना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा, एक आइडेंटिटी बच्चों मैंने आपको बताई थी कि साहब NC(x) बराबर है NC(y) के, ठीक है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर बराबर है तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ मैं n बराबर होगा x प्लस वाई के। मीन्स n आपके पास कितना है 22, जो बराबर किसके होगा r प्लस 2r प्लस 1 के। तो 2r प्लस r कितना हो गया 3r प्लस 1, ये हो गया 22। ये माइनस से आएगा तो 3r इक्वल टू हो गया 21, और r की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो r की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, इस r की जगह पर अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखें, इस r की वैल्यू पर आपने 7 पुट किया तो 7C4 सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, 7 में से 4 गया फैक्टोरियल 3, तो 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोर 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 4। कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, 7 पंजे 35। इसका मतलब आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन बन करके आया बेटा वो कितना आ रहा है 35। इसका मतलब सही जवाब जो है वो इसका कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 पर अपन बात कर रहे हैं, देखिएगा। There are 7 questions in an examination out of which 2 are difficult हैं. In how many ways can a student select 4 questions amongst them so that 2 difficult questions are excluded? देखिए 7 क्वेश्चन हैं जिसमें से 2 डिफिकल्ट हैं, और उसमें से कोई से भी आपको क्या करने हैं, 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, मतलब कॉम्बिनेशन का सवाल है, ठीक है। जिसमें 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाए, जो कि डिफिकल्ट हैं। तो देखो बच्चों, मैंने क्या करा, 7 क्वेश्चन थे मेरे पास, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे जिनको एक्सक्लूड करना है, तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन अवेलेबल कितने बचे, 5। अब 5 में से कोई से भी 4 क्वेश्चन में सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो 5 क्वेश्चन बचे, उसमें से कोई से भी 4 सेलेक्ट कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, 5 में से 4 गया फैक्टोरियल 1, तो 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल। तो इसका मतलब 5 रास्ते ऐसे हैं जिसके थ्रू आप 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकते हैं। सही आंसर जो है इसका कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सब बातें आपको क्लियर हो रही हैं, बहुत सही जा रहे हैं। लगभग मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों की खुशी बढ़ती जा रही है कि आपके क्वेश्चन सही हैं, और अगर कोई एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। आगे बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना, मतलब डी की वैल्यू निकालना। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना। इक्वेशन आपको दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है साहब। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है माइनस का 5 एंड c की वैल्यू आपको दे रखी है 3। चलिए, तो d की वैल्यू निकालने के लिए b का मतलब हो गया माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई 3, तो माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 4 चौक 16 तियाँ 48, तो 25 में से 48 माइनस करेंगे आप तो 48 में से आपने 25 माइनस करे तो माइनस का 23 आपके पास वैल्यू आ रही है। तो माइनस का 23 अगर आपके पास वैल्यू आ रही है, माइनस का 23 आपकी वैल्यू आ रही है, तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो ये आपका सही आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे अब। अच्छा एक सेकेंड आप होल्ड करेंगे, और एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। माइनस का 4 है ए की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू जो है माइनस का 3 है, सॉरी सी की वैल्यू आपको माइनस का 3 दे रखी है ना, तो बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4, ए की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू माइनस 3 पढ़ेंगे विद साइन के साथ, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 4 4 16 3 48, 48 को 25 में जोड़ेंगे कितना आ रहा है,
तो आपके पास ये आ रहा है 73। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ये आंसर आपका करेक्ट है, 73 गलत सही है, तो करेक्ट कर लेना आप लोग। इसमें आंसर जो है आपका 73 एकदम करेक्ट है, 73 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन a प्लस वन एक्स स्क्वायर 2a प्लस 3x 3a प्लस 7 इक्वल टू एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, द वैल्यू ऑफ a इज क्या होगी? हाँ जी, तो देखिए वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। सपोज मैंने बोला, ध्यान से सुनना, सपोज मैंने बोला एक रूट जो है 17 क्वेश्चन में उसको x माना है, तो दूसरा रूट जो है वो 1/x हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो आपको पता है ये वाली बात कि वो c/a के बराबर होता है, मतलब दोनों ही रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो c/a के बराबर होगा। तो इसका मतलब x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर किसके हो गया, c/a के। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू आपको दे रखी है 3a प्लस 7 तो 1 इक्वल टू 3a प्लस 7 डिवाइडेड बाय, और a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, a प्लस 1, तो a की वैल्यू आपको दे रखी है a प्लस 1, तो इसकी जगह आप रख देंगे a प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो a प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 7, और ये इधर माइनस से आ जाएगा तो 2a, और ये हो जाएगा माइनस का 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो a की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का 3 बनेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं 18th नंबर के क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। 18th नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। 18th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, और द डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करना है बेटा सिंपली, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था, प्रोडक्ट रूल बताया था मैंने आपको, u इंटू वी का, बस वही लगा दो। बस क्या करते हैं अपन, इसको तो आपको u मानना है, इसको आपको v मानना है। पहले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दूसरा वाला पार्ट आप एज इट इज रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर प्लस का साइन लगाएंगे। याद रखना बेटा प्लस का साइन लगता है। एक स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, तो प्लस का साइन, दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और पहले वाले पार्ट को आप एज इट इज रखेंगे। तो देखिएगा, तो ये आपके 1 को log x से मल्टीप्लाई करेंगे, log x आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो +1 आएगा। अल्टीमेटली आपका सोल्यूशन कितना बनेगा, log x प्लस 1, log x प्लस 1। तो log x प्लस 1 का मतलब क्या होगा, log x प्लस 1, ये आपका सोल्यूशन का आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, करें क्या बात, पक्का, चलो कर लेते हैं। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दे रखा है y इक्वल टू 20 x माइनस 2x स्क्वायर, x माइनस 2x स्क्वायर, और द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज द मैक्सिमम। तो x की वैल्यू कितनी होगी जिसके लिए y फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करवाना है। तो बेटा ये सवाल जो है वो आपका मैक्सिमा या मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो इसमें मैंने क्या बताई थी, किसी एक फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना है। तो y फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए y का फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ होगा। तो पहले स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, 20x माइनस 2x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20, x का 1 माइनस का 4x, तो आपके पास बची वैल्यू 20 माइनस का 4x। अब आगे क्या काम करेंगे आप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 1 में जो वैल्यू आई है उसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 4x इक्वल टू आया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5। अब x की वैल्यू 5 के लिए आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये आपको निकालना है। x की वैल्यू 5 के लिए आपका फंक्शन मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा ये आपको निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 में जो वैल्यू आई है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे स्टेप नंबर 1 में जो वैल्यू आई है उसका।
तो ये वैल्यू आपके पास 20 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट है तो -4 आपके पास बचेगा। तो -4 यानी कि स्टेप नंबर 3 की वैल्यू जो नेगेटिव आई है, वो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ होता है x की वैल्यू 5 के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी सी ऑप्शन सही है आपका, 5 आंसर आपका एकदम करेक्ट है। चलिए बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के लिए। मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको। गिवन द एक्स रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, प्रॉफिट फंक्शन आपको बताना है। चलिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आपसे पूछी गई है। रेवेन्यू फंक्शन आपको दे रखा है 20x² माइनस का 15x, 20x² माइनस का 15x और माइनस का 10। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है इक्वल टू कितना, 5x² माइनस का 3x, 5x² माइनस का 3x और प्लस का 16। तो ये कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है और प्रॉफिट फंक्शन आपको निकालना है। तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट माइनस करनी है। रेवेन्यू फंक्शन आपको दे रखा है 20x² माइनस का 15x माइनस का 10। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है 5x² माइनस का 3x प्लस का 16। देखिए बेटा मैं क्लास में जब भी ये बात बताता हूँ, एक बात बड़ी कॉमन बात है कि अगर आप बाहर माइनस का साइन है तो आगे वाली वैल्यू जो भी आती है उसको आपको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है ना। तो मैंने माइनस के बाद कॉस्ट वाली वैल्यू को ब्रैकेट में रखा है। चलिए सॉल्व करेंगे। तो 20x² माइनस का 15x माइनस का 10 माइनस का 5x² प्लस का 3x और माइनस का 16, इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 में से बेटा 5 माइनस करें तो ये आपके पास बच गया 15x², माइनस 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे माइनस का 12x और ये हो जाएगा माइनस का 26। तो प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू आ गई 15x² माइनस का 12x माइनस का 26। तो इसका मतलब आपका जो है 15x² माइनस का 12x माइनस का 26, डी ऑप्शन आपका एकदम बेटा करेक्ट है। बात आपको मेरी क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बेटा टेक्सटुअल भी हो सकता है, डायग्रामेट्रिक भी हो सकता है, टेबुलर भी शो करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब जो है राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ के बराबर होता है। तो इसमें सही जवाब जो है आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 23 क्या बोलता है, इफ अ वेरिएबल अज्यूम दैट द वैल्यू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, देन देयर अर्थमेटिक मीन क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। चले कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखिए मैंने क्या बात बोली आपको, 23 क्वेश्चन को करवाने के लिए आपको एक्स सीरीज क्या दे रखी है। आप तो ये देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और आपको दे रखा है 1/7 और आपको दे रखा है 1/7। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको मीन निकालना है बेटा, बिल्कुल सिंपल काम है। देखो कैसे निकालोगे, कितना आसान काम है। मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से किया 1, 1/2 को 2 से किया, 2 से 2 कैंसिल 1, इसी प्रकार 1 1 1 1 1, ये सब चीज़ें 1 आ जाएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद। टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा। तो देखो 7 6 13, आप ऊपर से काउंट कर रहे हैं 3 3 6 और 4 10 15, 15 और 6 21 और 7 28, ये कितना हो गया 28। तो आपके पास जो मीन वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स आपको दे रखा है 7 और सिग्मा एफ आपको दे रखा है 28। तो 7 चौक 28 यानी कि 1/4। तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 1/4। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4, मतलब ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बात आप सभी को मेरी क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन बोलता है द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड वैल्यू हो जाएगी। 3 नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 8 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो आपकी मोड वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अ पर्सन मूव अलॉन्ग 4 कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ अ स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ 5 10 15 20 किलोमीटर पर आवर। द फाइंड एवरेज स्पीड अलॉन्ग विद द पाथ ही मूव। एवरेज स्पीड बेटा आपको निकालनी है। चलिए सुनेंगे ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं एवरेज स्पीड को निकालने की बात करूं तो स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डिस्टेंस यहाँ पर लेना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा। टोटल डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, और 4 कॉन्जिक्यूटिव स्पीड आपको दे रखी है दोनों सबकी पर आर के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर टाइम निकालने की बात करूं तो ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सपोज एक स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये सबका क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर एवरेज डिस्टेंस निकाल, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4x। और टाइम निकालने की बात करते हैं तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड आपको कितनी दे रखी है बेटा, स्पीड आपको दे रखी है 5, 10, 15, 20। तो 5 से आप डिवाइड लगा देंगे, यानी कि x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 10, 15 एंड 20, 10, 15 एंड 20। चलिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 4x इक्वल टू डिवाइडेड बाय, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 60। ये हो गया 40, 60, ठीक है। तो 12 प्लस 6, सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 12, 12x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3x। हाँ जी, 60 ऊपर मल्टीप्लाई से आ जाएगा, तो 4x को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 12 और 6 18, 18 और 4 22, और 3 25x, x से x कैंसिल हो गया, और 5 से अगर आप काटेंगे तो 12, और ये हो गया 5। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 48/5। और इसमें आंसर जो है पॉइंटों में आ रहा है, तो 48/5 करके देख लो बेटा कितना आ रहा है, 9.6। मतलब आपका 9.6 यानी कि बी ऑप्शन आपका ठीक है। तो ये आपका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 9.6। क्लियर हो गई बात मेरी आपको। तो 9.6 आपको इसका सही आंसर मिलेगा, ये आपको टिक कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं हम लोग। 26 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कल्टाइल डेविएशन Q1 Q3 आपको दे रखा है, तो आपको निकालना है। चलिए, कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। कल्टाइल कौन सा निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कल्टाइल डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कल्टाइल डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस का Q1। तो Q3 कितना दे रखा है, Q3 आपको दे रखा है 40 माइनस 15, तो ये हो गया 40 माइनस का 15 अपॉन 40 प्लस 15। तो 40 माइनस 15 अगर आप करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 25, और 40 प्लस 15 आप करेंगे तो कितना आ रहा है 55। 5 से काट लें 5, और ये हो गया 11। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ रहा है, 5/11। तो 5/11 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या है, करेक्ट है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ 27। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको एक और बताया था शॉर्टकट मेथड से। क्या बताया था मैंने आपको, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ और माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। चलिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है 1000 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, एक ही बात है 1000/10, और माइनस सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 60/10, और इसका आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ गया, रूट में 100, और माइनस ये हो गया 6 का स्क्वायर कितना 36। तो 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 आएगा, 64 का रूट करेंगे तो आपके पास सही आंसर कितना आ जाएगा, 8। मतलब 27 का जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 8 सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 पर अपन बात करते हैं। देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? द रन स्कोर बाय 11 प्लेयर इन अ क्रिकेट मैच आपको दे रखा है, रेंज ऑफ अ गिवन डेटा आपको निकाला। बेटा रेंज तो बिल्कुल आसान है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करनी है। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें कितनी है? 64, लोएस्ट है 1, माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 63। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 29 क्वेश्चन की, देखेंगे ध्यान से बड़े क्या बोल रहा हूं मैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा आपको दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। चलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं? आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6.5 और अर्थमेटिक मीन आपको कितना दे रखा है? 12.5। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप? 100। चलिए देखेंगे अब। तो मैंने क्या काम करा? 6.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय क्या करा? 12.5। तो आपके पास कितना आ रहा है? ये 52%। तो 52% आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 10 आइटम, मीन आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मोड दे रखा है, और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको निकालना है। कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड से बता रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था वो क्या फॉर्मूला था, देखेंगे उसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है मैं बात कर रहा हूँ 29 की। 29 तो शायद मैंने करवा दिया। हाँ जी, 30 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसको देखेंगे आप। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला जो है वो क्या है? वो है आपका मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि यहाँ पर मीन और मोड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मीन की दे रखी है कितनी? 45.2 माइनस 43.7, 45.2 माइनस 43.7 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 19.59। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप निकालें, कितना आ रहा है? 45.2 माइनस 43.7 डिवाइडेड बाय 19.59। ये आपके पास आ रहा है 0.076। अब इसके अकॉर्डिंगली आंसर देख लें आप। तो 0.08 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.08 आप इसको सही आंसर लिख सकते हैं, तो 0.08 इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हाँ जी, 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 5 दे रखा है, देन वेरिएंस ऑफ एक्स आपको निकालना है। देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर की वैल्यू दे रखी है 0.4। पहले इन्फॉर्मेशन देख लो क्या क्या दे रखी है। आर की वैल्यू दे रखी है 0.4। कोवेरिएंस दे रखा है 10। कोवेरिएंस आपको दे रखा है 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको दे रखा है 5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको दे रखा है 5। बोल क्या रहा है? द वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। देखिएगा, आपको पता है कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का मल्टीप्लाई। तो कोरिलेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4, कोवेरिएंस की वैल्यू दे रखी है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको दे रखा है 5। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ रही है। तो 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 2, और 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितनी आ रही है? 5। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। तो 5 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 25। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। हाँ जी, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ये आपका सही आंसर है, तो इसमें आप चेक कर लेंगे। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं।
बोलते हैं द वैल्यू ऑफ स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फाउंड टू बी 2/3 द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग रैंक वाज 55 फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स आपको निकाल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 32। देखिए कोरिलेशन निकालने का तरीका जो है रैंक स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड से कितना है 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन और एन स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 माइनस Spearman rank correlation coefficient of a certain number of pair of observation was found to be 2/3। तो रैंक कोरिलेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 2/3, तो ये तो आपको दे रखा है 2/3। और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग रैंक्स, तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 55, ठीक है। और ये बोलता है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स आपको निकालना है, तो इसका मतलब आपको n और n स्क्वायर माइनस 1 में n की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। ये इधर प्लस से आ जाएगा, तो 55 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 330 अपॉन n और n स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 माइनस का क्या आ गया 2/3, तो 3 1 3 में से 2 माइनस करेंगे अपन, 1/3 आपके पास आ जाएगा। और इधर आपके पास क्या बचेगा 330 अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर किसके होगा 330 मल्टीप्लाई 3 के बराबर होगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस बात को समझना। देखिए अब अगर आपका दिमाग कैसे काम करेगा, बहुत ध्यान से सुनना। आपने क्या गड़बड़ी की होगी, आपने n को मल्टीप्लाई कर दिया होगा, फिर आप इक्वेशन बना रहे होंगे, फंस गए होंगे। करना क्या है इसमें, देखो ये n तो है ही, ये n स्क्वायर माइनस 1 है, क्या n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे a प्लस बी और a माइनस का b, ये लिख सकते हैं, बराबर 330 मल्टीप्लाई 3 आपके पास है ही। अब आगे की बात देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या n माइनस 1, फिर मैंने एक मल्टीप्लाई में लिखा n, फिर मैंने लिखा n प्लस 1। इसका मतलब 3 कोई ऐसे स्पेसिफिक नंबर होंगे जो कि सीक्वेंस में आएंगे, यानी एक उससे छोटा होगा एक उससे बड़ा होगा, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अपन। देखो 330 को 3 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया 110, शॉर्टेस्ट मल्टीपल बनाओ इसके, देखो आप, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 110 को लिख सकते हो 11 इंटू 10 और इंटू 3, है ना, शॉर्टेस्ट मल्टीपल बना लिया मैंने। और 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 9 इंटू 11 इंटू 10, कुछ ऐसा बन रहा है। तो एक तो सबसे वाला कम वाली वैल्यू आ गई, इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू आ गई 10 और उससे बड़ी वैल्यू आ गई 11, ठीक है ना। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 10, n की वैल्यू आ गई 10। अच्छा n माइनस 1 को 9 के बराबर रखो आप, तो भी n की वैल्यू कितनी आएगी 10। अच्छा n प्लस 1 को 11 के बराबर रखो आप, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10। मतलब तीनों ही केसेस में n की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया। तो इस तरह से n की वैल्यू यहाँ पर आएगी 10, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं, देखेंगे 33 क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिग्रेशन इक्वेशन आपको दे रखी है और द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार निकालना है। तो मैं आपको बताया था जब भी इक्वेशन दे रखी है एक्स बार वाई बार अगर आपको निकालना है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, वही एक्स बार वाई बार का काम करेंगी। तो देखिए मैंने लिखा एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को बराबर करना पड़ता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y 5 2 ज़ा 10, इसको मैंने लिखा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा कैंसिल, 4 में से 3 गया y माइनस ये कितना आ गया 2, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 2। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, 2 की वैल्यू पुट करो इसमें, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस से ले जाओ तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, मीन्स x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। मतलब 33 का आंसर 1 और 2 का मतलब सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। 34 द कोफिशिएंट कोरिलेशन आपको निकालना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 34 क्वेश्चन में देखेंगे। तो 34 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, देखो कॉफ दे रखा है कोवेरियांस 420, ठीक है,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है 484, तो 484 का रूट कर लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा कितना 22। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया 22। मेरी बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना होगा, तो 441 का आप रूट कर लें तो ये आ रहा है 21। ठीक है, अब आप कोरिलेशन निकाल लें। कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, कॉफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो 420 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 21, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 22 मल्टीप्लाई 21 462 आ रहा है, तो 422 को डिवाइड दे दो 462 से, तो ये आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है 0.909, तो ये कोरिलेशन की वैल्यू आ गई 0.909। 0.909 आपका सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द बाइवरेट डेटा, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, आपको निकालना है। चलिए आपको दे रखा है एक्स और वाई दो सीरीज आपको दे रखी है, इनका कोरिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखिएगा 20, 21, 22 एक्स सीरीज दे रखी है आपको 20, 21, 22। अच्छा, मैंने आपको बताया था किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो मैं आपको जिस मेथड से बता रहा हूँ उसको देखेंगे 5, 4, 3, तो ये हो गई 5, 4 और 3। आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार कितनी आएगी 20 प्लस 21 प्लस 22, तो 20 प्लस 21 प्लस 22 डिवाइड बाय 3, तो एक्स बार आ रही है 21। वाई बार निकालें कितना होगा 5, 4, 9 और 3 12, 12 को अगर आप 3 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब आप डेविएशन निकालेंगे, मीन्स एक्स माइनस एक्स बार, 20 में से 21 माइनस करेंगे माइनस का 1, 0 प्लस का 1, डेविएशन का स्क्वायर कर लें तो डी एक्स स्क्वायर, इसको आप डी स्क्वायर एक्स लिखेंगे वैसे, तो -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, टोटल कितना हो गया 2। अच्छा, इसी प्रकार से आप निकालेंगे y माइनस वाई बार, 5 में से 4 गए तो 1, 0 माइनस का 1, डेविएशन का स्क्वायर कर लें, ये आ रहा है 1, 0, 1, टोटल कितना हो गया 2, तो ये आपकी टेबल बन गई। अब आपको क्या निकालना है, कोरिलेशन। कोरिलेशन निकालने के लिए आपको सिग्मा डी एक्स डी वाई की जरूरत भी पड़ती है, तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम में डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो डी एक्स ये रहा, डी वाई ये रहा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1, 0 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला मैंने और बता रखा है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स सिग्मा डी स्क्वायर वाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, तो यानी कि देखो क्या करेंगे 2/4, 2/4 किया तो 0.5 माइनस का आ जाएगा, तो सही आंसर जो है वो कितना आएगा माइनस का 0.5। इसका मतलब सही आंसर जो है इसका हो जाएगा माइनस का 0.5, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए 36 क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 36 क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x आपको दे रखा है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 13, रिग्रेशन इक्वेशन आपको दे रखी है x ऑन y, देन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x निकालनी है व्हेन y इक्वल टू 10 दे रखा है तब। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है व्हेन y इक्वल टू 10 दे रखा है, यानी कि आपको x ऑन y निकालनी है। x ऑन y की इक्वेशन कैसे बनती है, हाँ जी, x ऑन y की इक्वेशन कहाँ है, देखो x ऑन y की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस का y इक्वल टू 7, तो मैंने इसको लिख दिया 2x माइनस का y इक्वल टू 7, क्या दे रखा है 2x माइनस का y इक्वल टू 7, x ऑन y की इक्वेशन दे रखी है जिसमें y इक्वल टू 10 है तो x बताना है, तो 2x इक्वल टू y प्लस का 7, तो x इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइड बाई 2। अब y की वैल्यू दे रखी है आपको 10, तो मैंने देखो कैसे लिखा 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, 17 को 2 से डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा, 17 को 2 से डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 8.5, ये आपके पास आ जाएगा 8.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8.5। इसका सही आंसर देख लें आप 8.5, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। x बार दे रखा है, y बार दे रखा है, बी एक्स वाई दे रखा है, r दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y आपको निकालना है, सिंपल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवा रहा हूँ 37, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है पहले नोट कर लें, x बार 20 y बार 25, x बार आपको 20 दे रखा है, y बार आपको 25 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, bxy 0.48 दे रखा है,
तो बी एक्स वाई आपको 0.48 दे रखा है, और आर दे रखा है 0.6, आर दे रखा है 0.6, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 4, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, कौन सा निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, वाई के लिए निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मीन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको नहीं पता, वो निकालना है। देखो बी एक्स वाई कैसे निकालते हैं, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो बी एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 0.48, आर यानी कि दे रखा है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको दे रखा है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इधर मल्टीप्लाई से आ जाएगा, और 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ गया 2.4 डिवाइडेड बाय 0.48। तो 2.4 को 0.48 से डिवाइड दिया तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बस हो गया काम आपका। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन मीन वाई बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया 5, वाई बार है 25, और इंटू 100 कर लो आप। तो 500/25 अगर आप करते हैं तो 20% आपका सही आंसर है। इसका मतलब 20% आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन आपका जो है 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% आपका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, बी एक्स वाई दे रखा है, आर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है। बिल्कुल सिंपल, 38। हाँ जी, 38 नंबर का क्वेश्चन देखो कैसे दे रखा है आपको। बी एक्स वाई दे रखा है 0.8, आर दे रखा है माइनस का 0.96, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है 12, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए अब देखें कैसे करेंगे। तो बी एक्स वाई आपको दे रखा है आर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बी एक्स वाई दे रखा है 0.8, आर की वैल्यू आपको पता है 0.96, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको पता है कितना 12। चलिए निकाल लेंगे। 0.8 को मल्टीप्लाई कर लिया 12 से, और डिवाइड दे देंगे 0.96 से, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया 10। इसका मतलब सही आंसर जो है इसमें कितना आ जाएगा 10, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ई एन एफ, पी आपको 0.f दे रखा है, 0.65 दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ आपको निकालना है। सिंपल है, देखो टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब हो गया जो आपस में बिल्कुल अलग है, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट इनके बीच में नहीं है। आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, पर इंटरसेक्शन पूछा है कि क्या पूछा है ये आपको नहीं पता है, इसको देखना पड़ेगा। पेपर में एक बार देख लेता हूँ क्या पूछा गया है। इंटरसेक्शन पूछा है कि यूनियन पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। देखो टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब ऐसे इवेंट जो आपस में बिल्कुल अलग है, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट उनके बीच में नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी, इंटरसेक्शन की वैल्यू जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 पर बात करते हैं, देखिएगा। Two unbiased dice are thrown. Find the probability that the sum of the faces is not less than 10. देखो टू डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है सम ऑफ द फेसेस नॉट लेस देन 10, मतलब 10 से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, सम ऑफ द फेसेस। ठीक है, पहली बात तो दो डाइस को थ्रो करेंगे टोटल आउटकम कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे 36 आउटकम बनेंगे सर। ठीक है साहब, अब आपको नॉट लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। कितने चांसेस 10 आने के, देखो टू डाइसेस को थ्रो करते हैं तो 5 आ सकता है, इसके अलावा 6 और 4 आ सकता है। ठीक है, 4 और 6 आ सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन बन सकते हैं आपके पास। और क्या ऑप्शन बन सकता है, कुछ नहीं। 11 के लिए क्या बन सकता है आपका, 6 और 5 बन सकता है, 5 और 6 बन सकता है। इसके अलावा और कुछ बन सकता है 11 लाने के लिए, नहीं।
अच्छा 12 आने के लिए क्या बन सकता है, 6 और 6, तो 3 और 2 5 और एक 6, 6 ऑप्शन बनेंगे। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 36, इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। तो 40 आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो गया, 1/6 हो जाएगा। हाँ जी 41 पे आ जाओ। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट कि ए पॉइंट इवेंट दे रखा है, यूनियन दे रखा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको बतानी है। इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक, चेक कर लेते हैं एक बार। कोई मिस्टेक नहीं है, देख लेते हैं। देखिए आपको आपको निकालना क्या है, पी इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी बी इज, पी बी कितना होगा ये निकालना है, ठीक है साहब। 41। तो आपका जो ए यूनियन बी है वो बराबर होता है ए इवेंट बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, यूनियन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 0.7, यूनियन की वैल्यू दे रखी है 0.7। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपके पास, 0.4 प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और इंटरसेक्शन की वैल्यू में आपको इवेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रोबेबिलिटी ए की 0.4 माइनस 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ जी, तो अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, 0.4 इधर प्लस से माइनस से आ जाएगा, तो 4 में से 7 गए तो 0.3 बचे, और इसमें से मैंने पी बी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस का 0.4, तो ये आपके पास कितना आ गया, सॉल्व कर लो इसको आप। तो 1 माइनस 0.4, तो 0.6 आ गया, 0.6 को डिवाइड में ले आओ, तो 0.3 को 0.6 से डिवाइड लगाया, तो पी बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है बेटा, 0.5। पी बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0.5। 0.5 का मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 42 क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ जी, एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं, एक बार उनका रिप्लाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 42, ये आपको दे रखा है 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/3, और ए यूनियन बी आपको दे रखा है 1/2, और फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए आपको निकालना है, बी अपॉन ए आपको निकालना है। चलिए देखें आप क्या करना है, समझना सॉल्यूशन पार्ट। देखिए आपको पी ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हो गई 1/2, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2/5, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। हाँ जी, अब आप पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लो, प्लस से आ जाएगी, तो ये हो गया 2/5 प्लस 1/3 और माइनस का 1/2। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको एलसीएम लेकर के। 30 दोनों 12 और 10 माइनस 15, ठीक है। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, तो 22 माइनस का 15 यानी 7/30, ठीक है। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ आपको। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है ना आपको। एक मिनट, इस क्वेश्चन में मिस्टेक एकदम, हाँ बी अपॉन ए आपको निकालना है, तो
ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आया 7/30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ रहा है आपके पास 2/5। तो ये हो गया 2/5। चलिए 7/30 5/2 6 7/12 7/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7/12 का मतलब बी ऑप्शन आपका ठीक है ना। चलो अब 43 आंसर आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ, हाँ जी देखेंगे 43 ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी ए यूनियन बी कितना दे रखा है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है आपको, इंटरसेक्शन दे रखा है 0.1। हाँ जी 0.1 इधर प्लस से आ जाएगा तो 0.8 में 0.1 जोड़ देंगे आप, 0.8 में 0.1 जोड़ेंगे तो 0.9 आएगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी तो ये आ जाएगी 0.9। इसका मतलब आपका सही आंसर जो है 0.9 बी ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। हाँ जी 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। अच्छा 3 आइडेंटिकल डाइस अगर आप टॉस करते हैं तो 6 की पावर 3 मतलब 216 आउटकम बनेंगे और तीनों आइडेंटिकल नंबर मतलब सेम होने चाहिए। सिंपल है, देखो कैसे करोगे। पहले में 1 1 1 आ जाए, फिर 2 2 2 आ जाए, फिर 3 3 3 आ जाए, फिर 4 4 4 आ जाए, फिर 5 5 5 आ जाए और फिर 6 6 6 आ जाए। मतलब ये 6/216 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लें आप बस, 216 को 6 से डिवाइड दिया तो कितना आ रहा है 36, ये हो गया 1/36। हाँ जी ये बात मेरी क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका एकदम ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.35। द नंबर ऑफ बेड एग कितने होंगे लॉट में, तो 400 को 0.035 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 एग आपके जो हैं बेड एग होंगे। बस सिंपल है, ये तो कुछ था ही नहीं इसमें। हाँ जी प्राइस रिलेटिव इज डिफाइंड, प्राइस रिलेटिव मेथड आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बेस प्राइस से कंपेयर करके आप निकालते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर पास्ट ईयर मेथड का ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, मैंने बताया था, तो ज्योमेट्रिक मीन बी ऑप्शन आपका ठीक है। नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय आपको दे रखी है 8,000 पर मंथ, प्राइस इंडेक्स वाज 1600 इन 2010, इट राइजेस 2000 इन 2015, कैलकुलेट द एडिशनल डियरेंस अलाउंस टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय इफ ही हैज टू राइटली कंपेंसेटेड। ठीक है साहब, तो आपका इंडेक्स नंबर 1600 जो है वो 8,000 पर है, तो राइज हो गया 2,000 पर हो गया, तो 2,000 पर आपका प्राइस क्या होगा ये निकाल लेना है। तो एडिशनल डियरनेस अलाउंस कितना जोड़ना है ये आपको बताना है। ठीक है साहब, देखो हाँ जी 1600 के इंडेक्स नंबर पर आपको एम्प्लॉय को जो मंथली इनकम मिल रही है वो 8,000 रुपये की मिल रही है। 1600 के इंडेक्स नंबर पर इनकम कितनी मिल रही है 8,000 की। अच्छा 2,000 के इंडेक्स नंबर पर इनकम कितनी मिलेगी, आप तो प्रोपोर्शनेट करके निकाल लो। तो ये कितना हो गया देखो, ये कितना आ रहा है आपके पास 10,000 की इनकम मिलेगी। लेकिन ये क्या पूछ रहा है एडिशनल कितनी मिलेगी, तो 8,000 और 10,000 में डिफरेंस कितने का हो गया 2,000 का, तो एडिशनल कितनी मिलेगी ये पूछ रहा है आपसे। 2,000 आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन आपका ठीक है। 49 द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ द ईयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन आइटम 1000 रुपीज़ में आपको दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ ईयर इन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन आइटम 1000 इन रुपी। क्वेश्चन के अंदर का कुछ मिस्टेक है तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इसमें एक लाइन मिसिंग है, इसमें देखो नीचे ये बोल रहा है देन द 3 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द 6th ईयर इज 3 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द 6th ईयर। 6th ईयर का 3 मूविंग एवरेज हो गया 8 10 और 13, इनका टोटल लगा के डिवाइड बाई 3 कर दो, तो 10 और 8 18, 18 और 13 कितने हो गए 18 प्लस 13 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आ रहा है 10.33।
तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इन अ टाइम सीरीज इज एक्सप्रेस्ड, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसका ऑप्शन बी है टी एस सी इंटू आई। तो इस प्रकार से आपका मैंने पूरा का पूरा जो 50 क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन बेटा मैंने आप लोगों को करवा दिया। होप सो आपको सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपने द्वारा किए गए क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉल्यूशन जो आपने अपने एग्जाम के अंदर किए हैं उससे आप मैच करके जरूर से ये बात बताएं कि आपके कितने आंसर सही हैं और क्या मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स, और कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। ये सारी बातों का डिस्क्रिप्शन आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, जरूर से अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सीएमए इंटरमीडिएट के न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 26 जुलाई से। तो आप लोग अपनी सीएमए इंटरमीडिएट की जितनी अर्लीस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उसको आप स्टार्ट करिए। और ये जो एग्ज़ाम टर्म जो अपना बैच चालू होगा वो अगले जून 2024 अटेम्प्ट के लिए शुरू होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट और थैंक यू वेरी मच।